Hello, good morning, everyone. Today we are going to start elements of NEP. NEP stand for New Economic Policy, 1991. So there are three main elements of NEP: liberalization, privatization, and globalization. So today we will discuss about liberalization. So what is liberalization? Liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. Means कि 1956 की जो पॉलिसी थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। ज़्यादातर जो कंपनी थी या जो सेक्टर्स थे वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में दिए हुए थे, और अगर प्राइवेट को लेना था तो या तो बहुत लिमिट थी या फिर उसके लिए उनको काफ़ी लाइसेंस की ज़रूरत थी। लेकिन आपने देखा कि ज़्यादातर गवर्नमेंट के हाथ में आने से उस टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और गवर्नमेंट को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो रहे थे। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या सोचा कि 1991 में वो एक पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसका जो फर्स्ट पॉइंट था लिबरलाइजेशन, उसमें गवर्नमेंट लिबरल होगी। मीन्स कि जो कुछ उन्होंने उस पर कुछ कंट्रोल लगाया हुआ था, फिजिकल या फिर डायरेक्ट कंट्रोल लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने, उनसे उनको हटा दिया गया। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। As some notable observation in this regard, first point, prior to 1991, government had imposed several types of controls on private enterprises in the domestic economy. मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले काफ़ी तरह के कंट्रोल गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे इकोनॉमी पे। दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, और इसमें क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस लेना होता था। प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल on goods import license, foreign exchange control, restrictions on investment by big business houses. ठीक है, तो ये सब restrictions थी. It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of this control. This control had given rise to corruption, undue delays and inefficiency. ठीक है, तो इन कंट्रोल की वजह से क्या हो गया, करप्शन हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और डिले। Okay. Growth rate of GDP had fallen sharply and high cost economic system. जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगा। इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स, liberalization of economy was considered as a key component of NEP. Greater reliance was to be placed on market forces rather than check and controls. Example of developing countries like Korea, Thailand, Singapore that had achieved rapid growth due to liberalization were considered as worthy of emulsion. Okay. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, तो क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन के अंदर, हम अब उनकी बात करने जा रहे हैं। तो इनको हमने कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स थे। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार। Liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of the economy. Following observations highlight how it happened. First, abolition of industrial licensing. सबसे पहले क्या किया कि जो लाइसेंस कंपलसरी किया हुआ था प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसको अबोलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। In July 1991, a new industrial policy was announced. It embolized the requirement of licensing except for the following 5 इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लाइसेंस की ज़रूरत थी उनको हटा दिया गया इन 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर। वो कौन कौन सी थी? लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। इसको गवर्नमेंट ने हमने पास ही रखा, इसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया, क्योंकि इनका यूज़ कोई और करेगा तो वो इकोनॉमी के लिए डेंजर हो सकता है अगर ये प्राइवेट को फ्री कर दे तो ये प्रोड्यूस करने के लिए। इनके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज थी उन सब पे क्या किया, लाइसेंस को हटा दिया। सेकंड जो मेन पॉइंट था वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8, और जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी 17 जो कि रिजर्व थी उनको घटाकर कितना कर दिया, 8। ठीक है, 17 से। In 2010 to 11, the number of these industries was reduced merely to 2, which is autonomic energy and railways. अब ये 2 प्योरली गवर्नमेंट के ही पास है, इसके अलावा बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर
आ सकता है 2010-11 के बाद। थर्ड, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है, पहले रिजर्व किया था प्रोडक्शन एरिया गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, बट उनका क्या कर दिया फिर डी रिजर्वेशन। मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच अर्लियर were reserved for SSI small scale industries were de-reserved. Forces of the market were allowed to determine allocation of resource. Fourth, expansion of production capacity. Earlier production capacity was linked with licensing. Now freedom from licensing implied freedom from capacity constraints. What to produce and how much to produce was now a matter of producer's choice, depending on market कंडीशन। जो कि पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना और क्या प्रोड्यूस नहीं करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो किसमें हुआ था, लिबरलाइजेशन के अंदर हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज freedom to import capital goods. Freedom to import capital goods. Liberalization also implied freedom for the industrialists to import capital goods with a view to upgrading their technology. यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को, विथ अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। जबकि पहले इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे फिर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन में हार जाती थी, उनको लॉस होता था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कर दिया, उनको फ्रीडम दे दी कि आप बाहर से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हो। परमिशन वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए फिर गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर, अभी हम सिर्फ लिबरलाइजेशन के अंदर की ही बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, stock exchange market and foreign exchange market. In India, financial sector is regulated and controlled by the RBI, Reserve Bank of India, and you know that Reserve Bank of India is the apex bank of the country. Liberalization implied a substantial shift in the role of the RBI from a regulator to a facilitator of the financial sector. ठीक है, लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि वो पहले रेगुलेट करता था बट अब वो फैसिलिटेट करता है, मतलब सहायता देता है। एज अ रेगुलेटर द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक्स, बट एज अ फैसिलिटेटर the RBI would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial bank to decide their interest rate structure. यानी कि पहले वो खुद RBI डिसाइड करता था इंटरेस्ट रेट कॉमर्शियल बैंक के लिए, लेकिन बाद में उसने कॉमर्शियल बैंक को फ्री कर दिया कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अब कंपटीशन कितना है उससे डिसीजन मेकिंग होता था, ना कि कोई उसे रेगुलेट करता था। फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज हैज़ लीड टू द emergence of प्राइवेट बैंक्स, और जब फ्री प्ले हुआ तो फिर प्राइवेट बैंक भी आना स्टार्ट हुए। प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। Liberalization has also allowed FII. Now, what is FII? FII stands for Foreign Institutional Investors to invest in Indian financial markets. Example FII: merchant bankers, mutual fund, and pension funds. These are the foreign institutional investors. Consequent upon these changes, financial sector in India has shown a multi-dimensional growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy. तो हमने दो देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए और दूसरा हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। ये किसके पॉइंट चल रहे हैं? लिबरलाइजेशन के ही पॉइंट चल रहे हैं। अब थर्ड है फिस्कल रिफॉर्म्स, ये भी लिबरलाइजेशन के अंदर ही है। फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, इकोनॉमिक्स में जब भी कभी फिस्कल रिफॉर्म्स की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। और आप जब मैंने बोला कि फिस्कल का मतलब ये होता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू किससे होती है? टैक्स से। तो टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। Broadly, taxes are classified as direct taxes and indirect taxes. Okay, so there are two types of taxes: direct tax and indirect tax. Now, what is direct tax? Direct taxes are those taxes the burden of which cannot be shifted onto others. यानी कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो जिसके ऊपर होता है उसको ही पे करना पड़ता है, लाइक इनकम टैक्स। ठीक है, ये जिसके ऊपर होता है उसको ही पे करना पड़ता है। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, जिसका बर्डन जो है किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है, लाइक सेल टैक्स। लगता प्रोड्यूसर पे है, बट वो क्या करता है, जो भी वो कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके ऊपर वो टैक्स लगा देता है और कंज्यूमर से उसको ले लेता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। Prior to liberalization, tax structure in the country has been highly complex and invasive. Fearing a heavy burden of taxation, people would often evade taxes. Now, tax structure has been simplified and moderated. This has raised tax complaints and therefore tax revenue of the government. ठीक है, इससे टैक्स जो है वो सुधरे हैं और गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ी है। Now, external sectors reform. External sectors reforms include foreign exchange reforms and foreign trade policy reforms. Foreign exchange reforms were initiated in 1991 with the devaluation of the Indian rupee against foreign currencies. Devaluation का मतलब होता है अपने रेट को घटा देना। ठीक है, तो इससे बाहर से इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा होती है इंडिया में। Devaluation implies a fall in the value of rupee, ठीक है, और किसके अगेंस्ट में? यूएस डॉलर और इंग्लिश पाउंड, implying that a US dollar or English pound can be exchanged for more rupees than before, or implying that a US dollar or English pound can buy more goods in the Indian market. This increases the supply of foreign currency into the Indian economy by way of higher export of the domestic goods and services. Okay, so once again, what is devaluation? Devaluation implies lowering the value of our currency in relation to other currencies of the world. Like जो इंडियन रुपीज़ है और जो डॉलर है, एक डॉलर इज इक्वल टू 40 रुपीज़ है, सपोज मान लेते हैं, वैसे तो 70 के आसपास है, तो $1 इज इक्वल टू हम 40 रुपीज़ मान लेते हैं। तो डिवैल्यूशन में क्या होता है, हम $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ कह देते हैं। तो इससे हम डिवैल्यूट तो कर रहे हैं अपनी करेंसी को, बट फ़ायदा ये होता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा होती है। ठीक है। Followed by devaluation in 1991, the exchange value of the Indian rupee in the international money market was left to the free play of the market forces. Presently, exchange rate is determined by the forces of supply and demand in the international market. Foreign trade policy underwent a substantial change in the wake of liberalization. Tariff restrictions have been considerably moderated, rather withdrawn from many items of export and import. Instead of policy of protection to the domestic industry, now there is the policy of survival of the fittest, यानी कि जो भी फिट है वही सर्वाइव करेगा, यानी कंपटीशन बढ़ गया। मार्केट कंपटीशन हैज़ replaced the policy of quotas and tariffs. Efficiency is the benchmark of growth, not simply expansion. ठीक है, तो अब एफिशिएंसी की ज़रूरत थी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, बाकी की मार्केट भी आने लगी थी क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया था, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या किया था? साइलेंट फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। फर्स्ट, इंपोर्ट कोटास हैव बीन एबोलिश, यानी पहले इंपोर्ट करने का कोटा होता था कि आप बस 20 ही मंगा सकते हो, आप 10 ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, बट फिर भी हटा दिया गया इसको। इंपोर्ट लाइसेंस को भी हटा दिया। देर इज़ मॉडरेशन रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। और फोर्थ इज इंपोर्ट ड्यूटी हैज़ बीन विदड्रॉन टू इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड इंटरनेशनल मार्केट। ब्रीफली, ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन मार्केट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉइंट थे उसमें। तो ये हमने जो आज देखा वो हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन। तो आई होप कि आपको जो टॉपिक था लिबरलाइजेशन वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और लेकिन आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और आप लोग जब अपना होमवर्क करते हो तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके उस पेज की मुझे
व्हाट्सएप पे सेंड करो, क्योंकि आप में से कोई भी होमवर्क नहीं दिखा रहा है करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। और जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस दिन आपको व्हाट्सएप पे बताना है मुझे कि सर मैंने वीडियो देखी है और मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि अटेंडेंस कितनी है उस दिन की, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को सुन लो। और आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास की बात करते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना, बाय।